बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नंद रोजाना एक शॉपर में अपना एक ड्रेस डालकर जमीन में दफन करती और कहती कि मैं ये कपड़े कुछ रोज बाद निकालूंगी और इस जगह पर ही सो जाती। जब उठती तो उसके हाथ में एक कपड़ा होता जिसमें पैसे बंधे होते। मुझे ये सारा मंजर बड़ी हैरत दिलाता कि ये सारा मामला आखिर है क्या। एक रोज नंद को नींद की दवा खाने में मिलाकर खिला दी और उसकी जगह मैंने अपना जोड़ा दफन किया और लेट गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरे पास बहुत सारे मैं राशिद से अपनी शादी पर बहुत खुश थी। राशिद की दादी और मेरी दादी दोनों सगी बहनें थीं और यूं हमारा रिश्ता हम दोनों की दादियों के माँ भी ही तय पाया, जिस पर ना तो राशिद की अम्मा अब्बा ने कोई एतराज किया और ना ही मेरे अब्बा ने। अम्मा मेरी पैदाइश के वक्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई, तो मुझे और दावर भैया को दादी ने ही माँ बनकर पाला था, इसलिए दादी के किसी फैसले से इनकार की जरूरत अब्बा में नहीं थी, सवाए दूसरी शादी के। दादी ने बहुत जोर लगाया कि अब्बा दूसरी शादी कर लें, लेकिन अब्बा को ना मानना था ना माने। दादी के 2 बेटे थे। बड़े ताया जी जो मेरी पैदाइश से कबल ही जर्मनी चले गए थे, वहीं गोरी से शादी करके आबाद हो गए और पीछे मुड़कर दादी की खबर भी न ली। दादी का दिल ज्यादा परेशान होता तो कभी कभार मोबाइल पर अब्बा से ताया जी का नंबर मिलवाकर खैर खैरियत का पता कर लेती। दावर भैया की शादी हमारी खालाजाद से हुई थी। यूं दादी ने अपने रिश्तेदारों में हमें निपटा कर सुख का वो लंबा सांस लिया कि खुद को नीली छतरी वाले के हवाले कर दिया। मैं अपने घर खुश थी। राशिद की 2 बहनें थी और वो खुद एक इकलौता भाई। मेरी सास एक अच्छी औरत थी। उन्होंने पहले दिन से ही इस घर में मेरी हैसियत घर की मालकिन के तौर पर मुतय्यन कर दी थी। मैं खुश थी और दादी की शुक्रगुजार भी, जिन्होंने मेरे लिए राशिद जैसा खूबरू नौजवान पसंद किया था। मेरी बड़ी नंद की शादी खानदान से बाहर हुई थी और वो अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गई थी। कभी सालों बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाती तो जहां हम उन्हें हाथों हाथ लेते, वहीं वो भी हमें अपनी सर आंखों पर बिठाती। जिंदगी अपनी डगर पर रमा दवा थी। खुदा ने 2 प्यारे प्यारे फूल मेरे गुलशन में एक साथ भेजे तो गोया जिंदगी मुकम्मल हो गई। मेरे बिन कहे ही मेरी छोटी नंद ने असखुद भतीजी मुस्कान की जिम्मेदारी ले ली और मैं अरमान के सारे काम करते दिन गुजार देती। दादी सास के सारे काम मैंने पहले दिन से ही अपने जिम्मे ले लिए थे, लेकिन उनकी अचानक मौत ने घर के तमाम अफराद को एक दफा तोड़ कर रख दिया था। राशिद तो कितने ही दिन सख्ते की हालत में रहे थे। मेरी नंद भी गुमसुम होकर रह गई और सास सारा दिन उनके लिए पड़ती रहती और आंसू बहाती रहती। मैंने सास बहू की ऐसी मोहब्बत बहुत ही कम देखी थी। मुझे दादी पर रश्क आता कि मरहुमा कैसी नेक सिफ्त खातून थी कि इनके जाने पर खानदान का खानदान अंदरूनी तौर पर टूट कर बिखर गया था। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पर आने लगी, लेकिन एक दिन अचानक मैं किचन में बच्चों के लिए दूध उबाल रही थी, जब अचानक मुझे मुस्कान के रोने की आवाज आई। पहले तो सोचा कि फरीहा के पास है तो चुप करवा लेगी, लेकिन जब मुसलसल रोने की आवाज आती रही तो मैं दूध के नीचे से चूल्हा आहिस्ता करके फरीहा के कमरे की तरफ गई। देखा तो बच्ची बेड से नीचे गिरी है और फरीहा कहीं भी आसपास नहीं है। मैंने जल्दी से मुस्कान को उठाया और उसका माथा सहलाने लगी, जहाँ गिरने से बड़ा सा घूमर सा निशान सबत हो चुका था। वॉशरूम में देखा तो फरीहा वहाँ भी नहीं थी। मुस्कान को उठाए सास अम्मी के कमरे की तरफ गई कि शायद मुस्कान को सुलाकर फरीहा उनके कमरे में हो, लेकिन अम्मी तो खुद सो रही थी। फरीहा वहाँ भी नहीं थी। फरीहा इस वक्त कहाँ जा सकती थी? अगर वो कहीं बाहर भी जाती तो बता कर जाती कि इतनी गैर जिम्मेदार तो वो कभी भी नहीं थी। पहले सोचा कि अम्मी को उठाकर उनसे पूछूं, लेकिन फिर इनकी नींद खराब होने के डर से उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और मुस्कान को लिए किचन में चली आई। दूध के नीचे से चूल्हा बंद ही किया था कि मुझे खटकने की आवाज महसूस हुई। मुड़कर देखा तो किचन के दरवाजे पर फरीहा खड़ी थी। फरीहा को सामने देखकर न जाने मैंने क्यों सुकून की सांस ली। उससे कुछ भी न पूछने का इरादा करके मैंने मुस्कान को उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पहले ही दोनों बाजू वाक किए मुस्कान को लेने को तैयार खड़ी थी। मुझे उसकी नजरों में एक अजीब सी पुरसरारियत नजर आई थी। यूं लगा जैसे वो हवास बाख्ता हो या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश में मसरूफ हो। मैंने उसकी पुष्ट को कुछ सोचती नजरों से टटोला और सर झटक के अपने काम में मसरूफ हो गई। मैंने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि जब भी फारिग हुई या फरीहा अकेली हुई तो उस उलझन को जरूर सुलझाऊंगी। एक अजीब सी वहशत मेरे जिस्मो जान पर हावी हो गई। मैं इस बात को जितना झटकना चाह रही थी, ये बात उतनी ही अमर बेल की तरह मेरे दिमाग से चिपकती जा रही थी। रात के खाने पर राशिद ने भी मेरी खोई खोई तबीयत को महसूस किया। अम्मी भी मुझे टोके बिना न रह सकी। मैंने फरीहा की तरफ देखा तो वो पहले ही मेरी तरफ देख रही थी। जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में मिन्नत समाजत का अक्स नजर आया था। मैंने सर दर्द का कहकर राशिद और अम्मी दोनों को टाल दिया, लेकिन जब रात राशिद के अब्बा जी को खाना देने गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर मेरी परेशानी का सबब पूछा।
न जाने मुझे क्यों लगा जैसे वो इस सारे मामले से किसी हद तक वाकिफ हो। वो अब्बा जी मेरी जुबान तालू के साथ चिपक कर रह गई कि अगर अब्बा जी को कुछ पता ना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी। फिरनी वाह अगर बनाई है तो जरूर खाऊंगा। अब्बा जी अपनी समझ का नतीजा निकाल कर बोले तो मैंने एक बार फिर चुप रहने का फैसला कर लिया और इस बात का मुसम्मम इरादा कर लिया कि जब तक फरीहा खुद नहीं चाहेगी तो मैं इस मौजू पर घर के किसी फर्द से कोई बात नहीं करूंगी। अगर वो किसी को बताना मुनासिब नहीं समझ रही तो मैंने भी कुरेदना मुनासिब न समझा और अपनी रूटीन की जिंदगी में मसरूफ हो गई। मैंने एक दो मर्तबा अपनी सास से फरीहा की शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन ये भी बेसूद साबित हुआ क्योंकि बकौल उनके अभी इसकी शादी की उम्र ही नहीं हुई और खुदा झूठ न बुलवाए तो मैं तो सुखी ही थी। एक तो वो दिन रात मुस्कान को संभालती, दूसरे घर के ढेरों काम बिन कहे कर देती थी। हम दोनों में रवायती नंद और भाभी जैसी चपकलश नहीं बनी थी। अगर उसने कभी मेरे कामों में मुदाखलत नहीं की थी तो मेरा भी फर्ज था कि अपने काम से काम रखती और उसे किसी किस्म का कोई ज़हनी दबाव न देती। लेकिन होनी तो होकर रहती है ना। वो भी एक आम सा ही दिन था। मैं अरमान और मुस्कान के कपड़े धोकर तार पर फैला रही थी जब फरीहा गेट से दाखिल हुई। उसके हाथ में एक शॉपर था और वो बहुत तेजी से अपने कमरे की तरफ गई थी। फरीहा कहाँ थी, क्योंकि मुझे ना तो उसके घर से बाहर जाने का पता था और ना ही ये मालूम था कि वो कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मेरा ध्यान मुस्कान की तरफ गया तो मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, ओ मेरे खुदाया, क्या बच्ची इतनी देर तक कमरे में अकेली रही थी? अगर वो गिर जाती या उसे कोई चोट लग जाती तो? मैं फौरन फरीहा के कमरे की तरफ भागी थी। जैसे ही दरवाजे पर दबाव डाला महसूस हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और नहायत ही मध्यम आवाज में फरीहा को पुकारा, लेकिन ना तो कमरे में कोई खटका महसूस हुआ और ना ही दरवाजा खुला। और इस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई जब किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा था। कौन? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे फरीहा खड़ी थी। तुम यहाँ हो तो कमरे में कौन है? मैं मिनमनाई थी। फरीहा ने हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा जैसे कुछ भी समझने से कासिर हो। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? और आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? उसने एक ही सांस में ढेरों सवालात पूछ डाले और मैं शुष्तर नजरों से बस उसे देखे जा रही थी। वो कमरे में कौन है? मैं बस इतना ही बोल पाई। वो मेरी हालत से परेशान हो गई थी। मुझे लेकर मेरे कमरे की तरफ चली गई। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो ग्लास में पानी डालकर ले आई। मैंने उससे ग्लास छीनने के अंदाज में पकड़ा और एक ही सांस में गटागट सारा ग्लास चढ़ा दिया। उसने खाली ग्लास मेरे हाथ से पकड़कर साइड टेबल पर रखा और मेरी कमर सहलाने लगी। आप ठीक है ना? इसने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने बेइख्तियार नजरें झुका ली। वो मुस्कान, मेरे मुंह से मुस्कान का नाम निकला तो उसने सुकून भरी सांस ली। मुस्कान अम्मी के कमरे में है भाभी। मैं अपने कपड़े लेने गई थी। दर्जन से तो सोई मुस्कान को अम्मी के पास डाल गई कि कहीं उठकर रोती न रहे। मैं अम्मी को बता कर गई थी, आप भी सारा दिन गर्मी में लगी रहती है ना, तो बस धूप का असर हो गया आपके दिमाग पर। अब बंदा पूछे कि 2-2:30 बजे कपड़े धोकर तार पर फैलाने का तुक क्या बनता है? भाई बंदा सुबह धो ले या असर के बाद, लेकिन हमारी भाभी को चैन कब पड़ता है जब तक सारे काम खत्म ना हो जाएं। फरीहा ने शिकवा कुना नजरों से मेरी तरफ देखा तो मुझे बेइख्तियार उस पर प्यार आया और उस मोहब्बत में ये तो ख्याल तक न आया कि अम्मी ने उसे इतनी दोपहर में दर्जन की तरफ जाने की इजाजत कैसे दे दी, क्योंकि गर्मियों में दिन 11 से 3 बजे तक अशद जरूरत के अलावा कहीं जाने की सख्त मुमानत थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कपड़े मिल गए? मैंने पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। राशिद के आने का वक्त था तो मुझे अभी रोटी भी बनानी थी। अम्मी रोटी मुस्कान को कमरे में लेकर दाखिल हुई तो फरीहा ने जल्दी से आगे बढ़कर मुस्कान को उठा लिया और फिर अम्मी को मेरी तबीयत से मुतल्लिक बताने लगी तो अम्मी ने मुझे रोटियां बनाने से मना कर दिया। फरीहा से मुस्कान का फीडर बनवाकर मुस्कान को खुद देने लगी और फरीहा को रोटियां बनाने पर लगा दिया। मुझे बेइख्तियार अपनी नंद और सास पर ढेरों प्यार आया था। वो कितनी अच्छी थी और मैं ख्वामख्वाह फरीहा से मुतल्लिक उलट पलट सोच रही थी। मैंने फरीहा से मुआजरत करने का सोचा और सोचा कि रात में जब राशिद सो जाएंगे तो फरीहा से बात करूंगी और जहन में पलने वाले इन ख्यालात को न सिर्फ फरीहा से शेयर करूंगी बल्कि उससे माजरत भी करूंगी और अगर उसे ऐसा कोई मसला दरपेश भी हुआ तो उसके साथ मिलकर उसे हल करने की कोशिश भी करूंगी। रात राशिद की सोने के बाद मैंने अरमान को उसके झूले में डाला और खुद फरीहा के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी कि अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दिमाग की सब मानने से इनकारी हो गया कि अंदर फरीहा के साथ रात के इस पहर कोई और भी हो सकता है। मैंने दिल को मजबूत किया और दिल कड़ा करके दरवाजे पर दस्तक दे डाली। मुतअद्दिद बार दस्तक देने के बावजूद दरवाजा न खुला।
तो मेरा दिल घबरा गया। पहले सोचा राशिद को बुला कर लाती हूँ, लेकिन फिर दिमाग ने इस राय को यकसर मुस्तरद कर दिया कि अगर सच में एक अंदर कोई हुआ तो राशिद तो बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर देंगे, और ये भी हो सकता है कि फरीहा अपना सारा कसूर मेरे खाते में डाल दे। जहन की स्क्रीन पर नंद भावट से मुतालिक पड़ी गई ढेरों कहानियां घूमने लगी थी। अचानक जहन में एक तजवीज आई तो मैंने दिल कड़ा करके दरवाजा तकरीबन पीट ही डाला। फरीहा ने फौरन से दरवाजा खोल दिया। मैंने कमरे में दाखिल होकर जागती मुस्कान पर नजर डाली जो खेल रही थी, जबकि पास ही फरीहा का मोबाइल पड़ा था जिसके यूट्यूब पर कोई ड्रामा चल रहा था। देखो मुस्कान, मामा आ गए। फरीहा ने लपक कर मुस्कान को उठाया और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन रात के इस पहर अजीब मामला ये हुआ कि बच्ची मेरी गोद में आकर जोर जोर से रोने लगी, और जैसे ही उसे फरीहा ने उठाया वो इसकी गोद में एकदम चुप कर गई थी। शायद माँ की तरह ही उसे फरीहा की गोद की भी पहचान हो चुकी थी, क्योंकि सारा दिन वो इसकी गोद में ही रहती थी और रात सोती भी उसके साथ थी। अलबत्ता अगर फरीहा को कहीं जाना होता, जो कि शाज़ो नादर ही होता था, तो भी वो मुस्कान को मेरी बजाय अम्मी को देकर जाती थी। खैर, रहता तो अरमान भी सारा दिन फरीहा के पास ही था। ये अलग बात थी कि मुस्कान मुस्तकबिल में इस पर हक ज्यादा जताने लगी थी। मैंने एक नजर मुस्कान की तरफ देखा जो फरीहा की गोद में पुरसुकून हो गई थी, और फिर सारे कमरे को टटोलती नजरों से देखने के साथ साथ फरीहा को भी देखा। ये अलग बात कि मुस्कान के साथ लाड प्यार करने में गुम थी। मुझे पर्दे के पीछे साया सा महसूस हुआ। न जाने क्यों मैं इस वक्त एकदम बहादुर सी हो गई, कबल इससे कि फरीहा की नजर मुझ पर पड़ती। मैंने एकदम आगे बढ़कर पर्दे इकट्ठे करके खिड़की के दोनों अतराफ को वाक कर दिया। फरीहा की हैरान नजरें खुद पर जमी देखकर मैंने गर्मी का शोर मचा दिया कि कमरे में गर्मी और हवस बहुत ज्यादा है। फरीहा ने मुस्कुराकर चलते एसी की तरफ इशारा किया तो मैं अपनी ही जगह शर्मिंदा हो गई थी। मैंने एक मर्तबा फिर आगे बढ़कर पर्दे बराबर कर दिए और पीछे हटकर बेड पर बैठ गई। फरीहा का एसी की तरफ पुरसरार इशारा मुझे एक मर्तबा फिर उलझा कर रख गया था, लेकिन फिर मेरी नजर सोती मुस्कान पर पड़ी तो मुझे सारा मामला समझने में देर न लगी कि फरीहा बोली क्यों नहीं, उसने इशारा क्यों किया। न जाने इन सब के बावजूद मुझे फरीहा का कमरा इतना पुरसरार क्यों लग रहा था। यूं लगता दबी दबी सरगोशियां अभी भी कमरे में महसूस हो रही हैं। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। मैं कमरे से निकलने ही वाली थी जब फरीहा ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ डाला तो एक दफा तो मेरा सारा वजूद अंदर तक लरस गया था। भाभी, आपको कोई बात करनी थी मुझसे। शायद उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मैं कुछ कहते कहते रुक गई। मैंने खामोश नजरों से फरीहा को देखा और फरीहा ने मुझे देखा, लेकिन मैं दिल में ठान चुकी थी कि मैं इस मामले का सराग जरूर लगाऊंगी। मैं जो राशिद से सारी रात बात करने का सोच रही थी, मैंने एकदम से अपना इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि मैं इन सब के रवैये जानने के बाद इस बात से बाखूबी वाकिफ हो गई थी कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन मुझे ढूंढना सिर्फ इस बात को था कि ये काला है कहाँ पे। मुझे ये मौका भी बहुत जल्द मिल गया जब मैंने किचन की खिड़की से फरीहा को बाहर जाते देखा। दूर से ही देखने पर वो मुझे बहुत घबराई हुई लगी थी, और फिर उसकी मोहताज चाल जैसे वो आसपास देखकर गेट से निकली थी। मैंने भी जरा देर न लगाई थी, सीधी अम्मी के कमरे में गई। देखा तो अम्मी कमरे में नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। शायद वो नहा रही थी। दिल ने एक क्यास सराई की, लेकिन अगर वो नहा रही हैं और फरीहा कमरे में मौजूद नहीं, वो बाहर गई है, तो मुस्कान किसके पास है। मेरा दिल घबरा उठा था। मैं एकदम से फरीहा के कमरे की तरफ सरपट दौड़ी थी। मैंने दरवाजे की नाप घुमाई तो दरवाजा खुलता चला गया, लेकिन ये देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई थी कि फरीहा कमरे में मुस्कान के पास ही मौजूद थी। तो अगर फरीहा कमरे में मौजूद थी तो गेट से बाहर कौन गई थी। मेरा दिल चाहा कि अपना ही सर पीट डालूं। या इलाही, ये क्या हो रहा है। सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। फरीहा ने मुझे दरवाजे में खड़ा पाया तो पूछने लगी कि क्या बात है। कुछ नहीं, मैं तो मुस्कान को देखने आई थी। मुझे कोई और बहाना न सूझा तो मैंने झट से यही तोजी पेश कर दी। वो सो रही है। मुझे लगा जैसे फरीहा की सांस फूली हुई थी। तुम भी शायद सो रही थी। मैंने बात को लंबा करना चाहा ताकि कमरे का जायजा ले सकूं। नहीं, मैं घर से बाहर थी, अभी वापस आई हूँ। वो मेरी तरफ पुरसोच नजरों से देखती हुई बोली थी। वजह जान सकती हूँ इस वक्त दिन के 2 बजे घर से बाहर जाने की। मैंने मकदूर भर सारे मामले को जानने की कोशिश की। देखे भाभी, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप मेरी जासूसी करने पर लगी हुई हैं। पहले आप बताएं कि आपको ये जरूरत क्यों कर पेश आई, क्योंकि बहरहाल मैंने कभी भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही मेरा आपके साथ कुछ बुरा करने का इरादा है। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझे नहायत ही संजीदगी से कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपका ये ख्याल है कि आप भाई से ऐसा वैसा कुछ कहेंगी तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि भाई बहुत पहले से ही इस सारे किस्से से मुतल्लिक जानते हैं और इनसे ऐसा कुछ भी कहकर आप न सिर्फ अपना वक्त जाया करेंगी, बल्कि ये जो इतनी मेहनत और मोहब्बत से इस घर के मकीनों के दिलों में इज्जत बनाई है ना, ये भी 2 कोड़ी की हो जाएगी। गोया इतनी लंबी तशरीह का मतलब था सफेद इनकार।
मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौट आई और आइंदा पेशरफ्त से मुतालिक सोचने लगी। रात सब रूटीन के मुताबिक खाने पर मौजूद थे। न जाने मुझे एकदम क्या हुआ कि मैंने फरीहा की शादी का किस्सा छेड़ दिया। मुझे यूं महसूस हुआ कि फरीहा की शादी की बात सुनकर जैसे सबको सांप सूंघ गया था। मुझे जहां सबके रवैयों ने हैरत ज़दा किया था, वहां मेरे लिए ये बात ज्यादा परेशान कुन थी कि सबसे पहले अम्मी बोली थी और उनका कहा जुमला कि नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने कितनी ही देर मेरी जुबान को गंग किए रखा। क्या कोई माँ भी ऐसा सोच सकती है? मैं बस इस एक बात पर आकर अटक गई थी, लेकिन ये क्यों मुमकिन नहीं? कोई वजह तो होगी ना इस नामुमकिन के पीछे। मैंने खाने के बाद राशिद को कमरे में दाखिल होते देखा तो बोले बिना न रह सकी। राशिद ने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हें अम्मा की बात समझ नहीं आई जो दोबारा इस मौजू को लेकर बैठ गई हो? वो सब ठीक है, लेकिन आप तो भाई है ना, अपनी बहन से मुतालिक सोचें, उसके मुस्तकबिल का सोचें। वो जवान है, खूबसूरत है, अभी तो अच्छे रिश्तों का तांता बन जाएगा, लेकिन कुछ अरसे बाद कोई मुड़कर देखेगा भी नहीं। क्या इसका हक नहीं है जिंदगी पर, इसकी खुशियों पर? मैंने सवालिया नजरों से राशिद की तरफ देखा तो उनकी पुरसोच निगाहें मुझ पर ही जमी थी। देखो, जब अम्मी ने ही ना कह दिया तो बस नहीं, अब इसके बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं निकलती और आज के बाद तुम इस मौजू पर कोई बात नहीं करोगी। फरीहा के हक में क्या बेहतर है, वो अम्मी और अब्बास सबसे बेहतर जानते हैं, इसलिए तुम अपने दिमाग को मत खपाओ। राशिद की दो टोक बात ने वक्ती तौर पर मेरी जुबान तो बंद कर दी, लेकिन मैं भी अपने इरादों में अटल थी, इसलिए मैंने भी पीछे न हटने का फैसला कर लिया था। वो भी एक ऐसा ही दिन था। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें कमरे में ही नाश्ता दिया और किचन साफ करके अरमान को नहलाने लगी। अचानक मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज आई। मैंने जल्दी जल्दी अरमान को कपड़े पहनाए, उसे अम्मी के पास लटाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां जाकर जो देखा उसने मेरी सीट ही गुम कर दी थी, क्योंकि इस वक्त फरीहा के पास पैसों का भरा शॉपर था। उसने बहुत मोहतात नजरों से आसपास देखा था और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मैं जो छुपकर उसकी तरफ देख रही थी, जल्दी से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में चली गई और वॉशरूम में घुस गई, क्योंकि मेरी छुट्टी हिस्स कह रही थी कि फरीहा इसी तरफ आएगी। कुछ सेकंड ही गुजरे होंगे जब मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर बंद भी हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया और वॉशरूम से बाहर निकल आई। अब मैंने भी बगौर फरीहा का जायजा लेना शुरू कर दिया था। उसकी हरकतों सकनात पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें हद से ज्यादा मशकूक होती जा रही थीं, लेकिन किसी को बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उल्टा मुझे ही समझाया जाने लगता। मैं अपनी तवज्जो फरीहा से हटा लूं। पिछले 20 दिनों से ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि फरीहा एक शॉपर में अपने कपड़े डालती और घर के बने पिछले सहन में जहाँ सब्जियां और पौधे लगाए गए थे वहाँ जमीन में दफन कराती और दफन करने के बाद वहाँ खड़ी होकर खुद ही बातें करती रहती। जो वह बात मेरे कानों में पड़ती वो ये थी कि मैं ये कपड़े कुछ दिनों बाद निकालूंगी, और अक्सर तो वहीं ही सो जाती और जब उठती तो उसके हाथ में एक कपड़ा होता जिसमें पैसे बंधे होते। मुझे ये सारा मंजर बड़ी हैरत दिलाता कि ये सारा मामला आखिर है क्या। एक रोज मुझे ये सारा मामला जानने की एक तरकीब सूझी। मैंने फरीहा को नींद की दवा खाने में मिलाकर खिला दी और उसकी जगह मैंने अपना जोड़ा दफन किया और लेट गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। जब मुझे ज़ेरे जमीन खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी, मैं एकदम चीखने लगी थी। राशिद जो इसी वक्त ऑफिस से आए थे, मेरी चीखें सुनकर वो फौरन बाहर वाले सहन की तरफ आए थे। अब्बा जी भी आ गए थे। उन्होंने मेरी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया तो मैं एक ही सांस में घटाघट सारा ग्लास पी गई। उन्होंने शफकत से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और चीखने की वजह पूछने लगे। जब मैंने सारा मामला उनके गोश गुजार किया तो उन्होंने राशिद की तरफ देखा और बेइख्तियार बोले, मेरा ख्याल है बेटा अब इसे सारी बात बता दी जाए। मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। कैसी बात? मैं चौंकी थी। पहले तुम ये कपड़ा खोलो। उन्होंने कपड़े की गठरी की तरफ इशारा किया तो मैंने वो कपड़ा खोल दिया, लेकिन जो ही वो कपड़ा खोला मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि इस कपड़े में ढेरों पैसे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें छुआ तो वो तमाम पैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गए। मैंने राशिद की तरफ देखा तो फरीहा राशिद के पीछे खड़ी मुझे ही खूनख्वार नजरों से देख रही थी। मैंने राशिद का हाथ मजबूती से थामा और उठ खड़ी हुई थी। मैं एकदम फरीहा की नजरों से ओझल राशिद के पीछे खड़ी हो गई थी। राशिद मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया था। अब्बा जी और अम्मी भी कमरे में आ गए। मैं बेड पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे सारे वजूद में धुआं ही धुआं भर गया हो। कमरे के दरवाजे पर फरीहा को देखकर राशिद ने हाथ आगे बढ़ाया और उसे थामकर सोफे तक ले आया। बात यह है कि फरीहा हमारी बेटी नहीं है। अम्मी ने फरीहा के जर्द पड़ते चेहरे को देखकर जो बात की थी उससे मेरा चेहरा जरूर जर्द पड़ गया था। क्या मतलब? मैं हकलाई, इसलिए कि फरीहा इंसान नहीं जिनजादी है। अब्बा जी की इस बात से तो मुझे यूं महसूस हुआ कि आसमान टूटकर मेरे सर पर आ गिरा हो। यही सच है,
तुम्हारे अब्बा काम से वापस आ रहे थे कि उन्हें गटर के पाइप के पास मेन होल के नजदीक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई थी। उन्होंने वहाँ एक बच्चे को रोते बिलखते पाया तो उसे उठाकर घर ले आए। अम्मी जी ने अब्बा की तरफ देखकर लरसती आवाज में कहा तो अब्बा जी बोले, मैं इस बच्चे को घर लाया और राशिद की माँ की गोद में डाल दिया और इसने बगैर किसी चूं चरा के अपनी छाती का खजाना इसके लिए खोल दिया। राशिद साल का था, फिर आए दिन हम दोनों फरीहा की अजीबोगरीब हरकतें देखते और सोचते कि यकीनन ये गैर मामूली लड़की है। असल बात उस दिन खुली जब फरीहा की माँ उससे मिलने आई तो उसने बताया कि इसने दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपनी बच्ची को हालात के रहमो करम पर डाल दिया था। उसने हमें बताया कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में जिन्सादी है। मैंने फरीहा की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे अपनी जगह पर शर्मिंदगी तो थी, पर अब तो फरीहा से डर भी लग रहा था। और वो पैसे, मेरा ध्यान गड़े में दबाए जाने वाले शॉपर की तरफ गया। वो भी फरीहा की माँ की तरफ से बिला वास्ता इमदाद है फरीहा की। जानती हो फरीहा इन पैसों से मोहल्ले के नादार और मुफलिस बच्चों का खर्चा उठाकर उन्हें स्कूल भेजती है। अम्मी जी की बताई बातों से मेरे दिल में फरीहा के लिए पिनपते जज्बात ने एकदम से हमदर्दी और मोहब्बत का रंग ले लिया था। मैंने फरीहा की तरफ देखा जो सर झुकाए आंसू बहाने में मसरूफ थी। मैं उठी और उठकर फरीहा के सामने अपने हाथ जोड़ दिए जो उसने किसी हेलो हुज्जत के बगैर अपने हाथों में थाम लिए थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।